जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 9 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट पेज पे जो है न्यूज़ है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हुआ। 8 मई 2021 को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे यूरोप, और यूरोप में पुर्तगाल जाने वाले थे। पुर्तगाल से यह मीटिंग संचालित हो रही है यूरोपीय यूनियन की और भारत की। कोरोना महामारी के कारण हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं जा सके और वर्चुअल रूप से इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। अब देखो, यूरोपीय यूनियन की और इंडिया की मीटिंग पहले भी हुई है। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका 2-3 पर्सपेक्टिव मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि इस तरह का मीटिंग यूरोपीय यूनियन इससे पहले सिर्फ राष्ट्रपति बाइडेन के साथ ही किया है और किसी अन्य देश के साथ नहीं किया है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह का जो मीटिंग होता है यूरोपीय यूनियन का, जो यह मीटिंग है, इस तरह का मीटिंग सिर्फ जनवरी 2021 में जो बाइडेन के साथ हुआ था और किसी देश के साथ नहीं हुआ। तो भारत विश्व का सेकेंड देश बन गया जिसके साथ यूरोपीय यूनियन ने इस तरह के मीटिंग का आयोजन किया। क्या खास बात है इस मीटिंग में? इस मीटिंग में सबसे खास यह है कि यूरोपीय यूनियन की जो 27 देश हैं, सभी देश के लगभग राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे मौजूद रहे हैं। चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हो, चाहे वो जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल हो, चाहे पुर्तगाल के राष्ट्रपति हो, चाहे अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो, सभी यहाँ पे मौजूद रहे हैं। तो डिटेल से एनालिसिस करेंगे। पेज नंबर 3 पे भी इस पर डिटेल से दिया हुआ है। देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यूरोपीय यूनियन क्या है। तो यूरोपीय यूनियन अभी 27 देशों का एक समूह है। यूरोप के 27 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक समूह है। यानी ये लोग जो है इकोनॉमिक रूप से साथ मिलकर काम करते हैं, पॉलिटिकल रूप से ये लोग साथ मिलकर काम करते हैं। यूरोपीय यूनियन का एक पार्लियामेंट भी है जिसमें जितने भी यूरोप के देश हैं वो यूरोप के देश इसमें शामिल हैं, राइट। तो आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी इन देशों की है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं, जिससे व्यापार को आसान बनाया जा सके तथा विभिन्न देशों के बीच जो विवाद है वो विवाद न रहे। जैसा कि हम सभी को पता है कि यूरोप के देश आपस में लड़ते मरते रहे हैं पास्ट में, तो उन चीज़ों को भूल के ये लोग आपस में मिले हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिए एक संधि के द्वारा। और ये संधि का नाम है maastricht संधि। यूरोपीय संघ maastricht संधि जो हुआ था 1 नवंबर 1993 के द्वारा जो है यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई है। अब देखो, यूरोपीय यूनियन का एक कॉमन करेंसी है जिसे कहा गया है यूरो। यूरोपीय यूनियन की कॉमन करेंसी है जिसे यूरो कहा गया। तो यूरोपीय यूनियन के अभी जो 27 देश हैं, 27 देश में 19 देश की आधिकारिक मुद्रा है यूरो, राइट। जबकि शेष देश अपनी देश की अलग अलग मुद्रा का यूज करते हैं। यूरोपीय यूनियन में 28 देश थे, 28 मेंबर यूरोपीय यूनियन में थे। 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन से कौन अलग हुआ है? ब्रिटेन अलग हुआ है। जैसा कि हम सभी को पता है कि ब्रेग्जिट हुआ था, ब्रेग्जिट के माध्यम से ब्रिटेन अलग हो गया। तो अब 27 देश बचे हैं यूरोपीय यूनियन में। अब देखो, यूरोपीय यूनियन इंपॉर्टेंट वर्तमान में क्यों है? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ब्रेग्जिट हुआ है और ब्रेग्जिट के बाद जो है ब्रिटेन अलग हो गया यूरोपीय यूनियन से और बच गया यूरोपीय यूनियन। तो ऐसे कंडीशन में हमें दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसी निर्माण करने की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि बोरिस जॉनसन के साथ हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात थी, भारत के प्रधानमंत्री की कुछ दिन पहले मीटिंग हुई। तो ब्रिटेन के लिए हमने रणनीति बना लिया। अब सवाल यह है कि ब्रेग्जिट होने के बाद हमें रणनीति बनाना होगा यूरोपीय यूनियन के लिए, इसलिए भी यह मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं कि भारत और यूरोपीय यूनियन कहाँ एक दूसरे का सहयोगी है, कहाँ सकारात्मक संबंध है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि यूरोपीय यूनियन एज अ होल अगर कर दिया जाए तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वैसे अमेरिका है और चीन है। कभी चीन ऊपर चले जाता है, कभी अमेरिका ऊपर चली जाती है, लेकिन एज अ होल सिस्टम, एज अ होल संघ, यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इंडिया और यूरोपीय यूनियन का जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है 2018-19 में हुआ है $115 बिलियन, जिसमें एक्सपोर्ट किया, भारत ने एक्सपोर्ट किया है
$57.17 बिलियन और इंपोर्ट किया $58.42 बिलियन। यानी व्यापार जो हमारा यूरोपीय यूनियन के साथ होता है वो बैलेंस की कंडीशन में होता है, राइट। ना हमको व्यापार घाटा होता ना हमको व्यापार का नुकसान होता। जैसे मसलन हमारा व्यापार जो होता है अमेरिका के साथ तो व्यापार अधिशेष में होता है, हमें व्यापार में फायदा होता है। हमारा व्यापार चीन के साथ होता है तो हमारा व्यापार जो है नुकसान की कंडीशन में होता है, हमें नुकसान होता है। लेकिन यूरोपीय यूनियन के साथ हमारा व्यापार जो है बैलेंस कंडीशन होता है, जो बहुत अच्छा कंडीशन होता है। अब देखो इसको अगर यूरो में कन्वर्ट कर लिया जाए तो 80 अरब यूरो है। पिछले दशक की तुलना में व्यापार में 72% वृद्धि हुई है। जब आप ये न्यूज़ पढ़ोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 72% पिछले दशक की तुलना में जो हमारा व्यापार यूरोपीय यूनियन के साथ बढ़ा है। इंडियन कंपनी ने यूरोपीय यूनियन में 50 अरब यूरो का निवेश किया है। दोनों जगह लोकतंत्र है तथा भारत की भागीदारी ऐतिहासिक भागीदारी है। हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उस पर कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय देशों का काफ़ी महत्व है। और भारत जो है यूरोपीय यूनियन की डाटा प्रोटेक्शन लॉ, यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लॉ लेकर आई थी GDPR। यूपीएससी डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि GDPR क्या है या GDPR किस संस्था के द्वारा रेगुलेट किया गया। प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जाके देखना यूपीएससी का, या यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर हमने डिस्कस किया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। तो GDPR कानून है वो डाटा प्रोटेक्शन लॉ है यूरोपीय यूनियन का। उसी के तर्ज पे भारत सरकार भी डाटा प्रोटेक्शन लॉ लेकर आ रही थी। आज मुझे डिस्कस करना है आपके साथ, मैं डिस्कस करूंगा नीचे के पेज में इस बारे में। अब देखो ये इसके अलावा कई संबंध हैं। स्पेस में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद सामरिक रूप से दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि फ्रांस और इंडिया जो है दोनों स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हम रफाल फ्रांस से मंगा रहे हैं, फ्रांस भी यूरोपीय यूनियन का पार्ट है। नेवल एक्सरसाइज हम यूरोपीय देशों के साथ कर रहे हैं, तो काफ़ी जगह हम सहयोग का कार्य कर रहे हैं। अब देखो विवाद के भी पक्ष हैं। दोनों देश के बीच में 2007 में एक वार्ता शुरू हुई थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। सबसे पहले तो ये जानो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या। काफ़ी लोगों को, आप लोगों में कन्फ्यूजन होगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या ट्रेड फ्री हो जाता है, व्यापार फ्री में होने लगता है, सामान फ्री में मिलने लगता है? ऐसा नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि हमारा सामान अगर मान लो यूरोपीय यूनियन जाएगा तो वहाँ पे कुछ टैरिफ नहीं लगेगा। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन का सामान अगर इंडिया आएगा तो हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है, नीचे डिस्कस करेंगे। तो ये जो समझौता है इंडिया EU ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट BTIA नेगोशिएशन 2007 में शुरू हुआ था, 2013 में बंद हो गया। फिर जो है कल इस पर बातचीत हुआ है कि इस नेगोशिएशन को फिर से स्टार्ट किया जाए। दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यह। इस पर भी ये जो है BTIA, इस पर भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ। प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे आपको पता चल जाएगा। अब देखो ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद भारत को विशेष रणनीति अपनानी चाहिए। जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि क्या है कि भारत की बहुत सारी कंपनियां का प्लांट ब्रिटेन में था। अब हमने ब्रिटेन में प्लांट लगा दिया, भारत की कंपनी, उन्होंने सोचा कि ठीक है ब्रिटेन में प्लांट लग गया, अब पूरे के पूरे यूरोपीय यूनियन को ब्रिटेन से ही सामान हम भेजेंगे। लेकिन चूंकि अब ब्रिटेन से अलग हो चुका है यूरोपीय यूनियन से, तो हमारे लिए ब्रिटेन के साथ पॉलिसी बनाना और यूरोपीय यूनियन के साथ पॉलिसी बनाना दोनों अलग अलग काम करना होगा, और दोनों में जल्द से जल्द हमें इस पर काम करना होगा, जैसा कि सरकार इस पर कर भी रही है। बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर के देखो, यूरोपीय संघ मानता है, यूरोपीय यूनियन मानता है कि भारत बौद्धिक संपदा के संरक्षण को कठोर मापदंड का पालन करना चाहिए, जो भारत नहीं करता है। टैरिफ की कमी को लेकर के यूरोपीय संघ के प्रमुख की मांग है कि भारत को यूरोपीय डेयरी, पोल्ट्री उत्पाद, वाइन, अल्कोहल पे अपनी टैरिफ दरों को कम करना चाहिए। अब देखो, जैसे मान लो हम दूध यहाँ पे खरीदते हैं 40 रुपये, यूरोपीय यूनियन से मान लो दूध आना शुरू हो गया, डेयरी उत्पाद आना शुरू हो गया, तो ये अगर 30 रुपया मान लो हमें मिलना शुरू हो गया अगर हम टैरिफ नहीं लगाते हैं, क्योंकि सस्ता आएगा। तो अगर 30 रुपया मान लो मिलना शुरू हो गया और दूसरी जगह हम 40 रुपये में खरीदते हैं, तो निश्चित तौर पे हम 30 रुपये वाला सामान खरीदेंगे, यूरोपीय यूनियन का सामान खरीदेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब हम टैरिफ नहीं लगाएंगे
तो इसका सामान 30 रुपये में खरीदेंगे यूरोपीय यूनियन का, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो घरेलू लोग हैं, हमारे जो घरेलू उत्पादक हैं, हमारी जो घरेलू डेयरी फार्म है, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो चरवाहा हैं, हमारे जो गाय पालने वाले लोग हैं, उसकी रोजी रोटी चली जाएगी। इसलिए हम टैरिफ लगाते हैं। जैसे मान लो हम बोलते हैं कि ठीक है आप 30 रुपये में भेज रहे हैं, भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपया सरकार इस पर टैरिफ ले लेती है और इसको 40 कर देती है। तो अब 40 रुपये में आप या भारत का बना हुआ दूध लीजिए, इंडिया का होम मेड दूध लीजिए, या यूरोपीय यूनियन का दूध लीजिए, यूरोपीय यूनियन का डेयरी फार्म लीजिए, डेयरी उत्पाद लीजिए। तो इसलिए टैरिफ लगाया जाता है। तो यूरोपीय यूनियन कहती है कि आपको टैरिफ घटाना चाहिए, खास करके डेयरी उत्पाद पे, पोल्ट्री उत्पाद पे, वाइन पे, अल्कोहल पे, इस पे टैरिफ घटाइए। और सेवा क्षेत्र, भारत अपने हितों को ध्यान में रख के लचीले नियम, भारतीय सेवाओं का अधिकार अधिक पहुंचाता है। भारत चाहता है कि जितने भारत के आईटी प्रोफेशनल्स हैं या सेवा सेक्टर के अन्य प्रोफेशनल हैं, उसको अनुमति मिले, आसान वीज़ा मिले, ताकि वो यूरोपीय यूनियन में देश में जाकर के अपनी सेवाएं दे सकें। तो ये सारे के सारे दोनों देशों के बीच में संबंध है या डिस्प्यूट है। दोनों पक्ष में हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव पक्ष और निगेटिव पक्ष। अब देखो कल जो चर्चा हुई है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चर्चा हुई है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत सरकार अभी पहल कर रही है विश्व के देशों के साथ मिलकर कि कोरोना की जो वैक्सीन है उस वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार से मुक्त किया जाए, यानी उससे पेटेंट फ्री किया जाए। इसको लेकर के भारत सरकार पहल कर रही है। भारत के पहल में अफ्रीका के देश भारत के साथ हैं, भारत के पहल में अमेरिका भी भारत के साथ आया है, और यूरोपीय यूनियन के साथ भी हमने ये मुद्दा उठाया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और कनाडा के साथ भी हमने ये मुद्दा उठाया। तो कल जो है इस बारे में डिस्कस हुआ कि वैक्सीन पूरे विश्व में बनाया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि इसे पेटेंट फ्री किया जाए, बौद्धिक संपदा अधिकार जो बंधन है उससे मुक्त किया जाए। और दूसरी है कि दोनों देशों के बीच में फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता शुरू हो रही है। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं, ऑक्सीजन पे सुप्रीम टास्क फोर्स का गठन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो ऑक्सीजन का आकलन करेगी तथा उसके आवंटन का भी आकलन करेगी और उसकी जिम्मेदारी तय करेगी। देखो भारत ने माना अनुच्छेद 70 भारत का आंतरिक मामला, पाक ने माना अनुच्छेद 70 जो है 370 जो है भारत का आंतरिक मामला है। ये इंटरव्यू मैंने देखा है यूट्यूब पे। देखो ये जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इनका कहना है कि आर्टिकल 370 से हमें प्रॉब्लम नहीं है, 370 से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है आर्टिकल 35A से। अब आपको ये समझना होगा कि 35 से क्या है, 370 क्या है। तो 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का प्रोविज़न दिया गया था, राइट। और 35A में क्या हुआ कि 35A में ऐसा ये राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में समाहित किया गया, इसके लिए कोई संशोधन नहीं हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि 35A के लिए कोई जो है 1914 राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से इसको संविधान में इनबिल्ड किया गया, संविधान में दिया गया, अपना संविधान में इसको समाहित किया गया। इसमें क्या है, इसमें प्रोविज़न है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, मान लेते हैं जम्मू कश्मीर के एक लड़की है, अगर वो जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करती है तो उसकी संपत्ति के अधिकार नष्ट हो जाएंगे, राइट। यानी जम्मू कश्मीर की प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। इसी तरह से बाहर के अगर लोग हैं, इंडिया के बाहर के लोग हैं, बाहर के इन्वेस्टर हैं, मान लो मुंबई का इन्वेस्टर है जो जम्मू कश्मीर में जाके इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे ज़मीन खरीदना। तो वो लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते थे जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से वो कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है जो दिया गया है आर्टिकल 35A में। अब देखो पाकिस्तान का क्या आरोप है, पाकिस्तान का आरोप है कि 370 से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है 35A से। यानी 35A को हटा करके भारत के डेमोग्राफिक, भारत जो है कश्मीर के डेमोग्राफिक को चेंज कर रहा है, यानी कश्मीर में जो है हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से लोगों को ला के बसा रहा है। बहरहाल पाकिस्तान का ये आरोप है, उसे लगाने दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख लेना, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, जिसके माध्यम से हम 2 स्टेट का गठन हुआ है। दोनों जो है यूनियन टेरिटरी है, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख।
देखो जब इस पर डीप एनालिसिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव अलग है और जम्मू कश्मीर को लेकर के हिंदुस्तान का पर्सपेक्टिव अलग है। हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो है राजा रणजीत सिंह के समय जो जम्मू कश्मीर था वो, जैसे ये जो जम्मू कश्मीर हम ऐसे लगभग हैं, ये राजा रणजीत सिंह के समय का जम्मू कश्मीर है। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया है कि ये जो पार्ट है इसको एक अलग स्टेट बना लिया है जिसको बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। तो पाकिस्तान ने इसको एक अलग स्टेट बना लिया। यहाँ पे जो है अगर इधर देखोगे तो इधर अक्साई चीन है, चीन ने इस भाग पे कब्जा किया हुआ, और यहाँ पे एक सक्षम वैली है जो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है आपको चीन को। सवाल ये होता है कि जम्मू कश्मीर पे अगर जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है, कश्मीर पे कश्मीर के लोगों का अधिकार है, तो पाकिस्तान किस हैसियत से ये जो सक्षम वैली है ये चीन को गिफ्ट किया। सवाल ये उत्पन्न होता है कि आप फ्री कश्मीर की मांग करते हैं तो आपने एक स्टेट क्यों बनाया, अपने गिलगिट बाल्टिस्तान एक स्टेट क्यों बनाया। और सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया था जिसमें इस भाग को, ये जो है जो चीन ऑक्यूपाइड किया हुआ अक्साई चीन का पार्ट, इसको खुला छोड़ दिया था। पाकिस्तान का नक्शा देखना काफ़ी फनी नक्शा लगेगा, इसको जस्ट ओपन छोड़ दिया। तो वो क्यों नहीं मांग करता है, पाकिस्तान क्यों नहीं मांग करता है कि अक्साई चीन भी जो है वो भाग है जम्मू कश्मीर का, राइट। ये मांग पाकिस्तान नहीं करता। तो दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है, कभी इस पर डिटेल से एनालिसिस कर दूंगा। अब देखो कोरोना को हराएगी डीआरडीओ की नई तकनीक। तो डीआरडीओ ने एक दवाई बनाई है जिस दवाई का नाम याद रख लेना, वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, 2-DG, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, राइट। ये क्या करेगा कि इसके माध्यम से जो है लोग अगर इस दवाई का यूज़ करेंगे तो उसमें जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दवाई है और इसको भारत सरकार ने अनुमति दे दिया। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का काफ़ी साफ चल रहा है, अभी 173 है, फरीदाबाद का 172 है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि कोरोना महामारी का जब आप पूछा जाए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका लिख सकते हैं कि पर्यावरण संतुलित हो गए, पर्यावरण साफ हो गए। नदी को हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के समय में गंगा नदी काफ़ी साफ हो गई। यमुना नदी जो सरकार इतने वर्षों से यमुना और गंगा को साफ करने की परियोजना बना रही थी, बाय डिफ़ॉल्ट कोरोना महामारी के समय में, लॉकडाउन के समय में वो बाय डिफ़ॉल्ट साफ हो गए। दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेकर के इतना काम किया जा रहा था, दिल्ली का एयर पोल्यूशन साफ हो गया। तो ये सारे के सारे कोरोना महामारी के पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। जब आपको लिखना हो कोरोना महामारी के सकारात्मक पक्ष तो इसको आप लिख सकते हैं। इसको भी एक बार पढ़ लें, इसको लेकर के इस टॉपिक पे फर्स्ट पेज पे हम डिटेल से एनालिसिस कर लिए हैं। चीन की ओर बुलाए गए बैठक में जयशंकर नहीं शामिल हुए, एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इस पर मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो आज के समय में सबसे बड़ा हथियार जो है वो है डाटा। डाटा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा पावर भी है। तो इसको लेकर के डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के लगातार चर्चा होती रहती है कि डाटा किस तरह से प्रोटेक्शन किया जाए, डाटा को किस तरह से सुरक्षा दी जाए, राइट। और व्हाट्सएप पॉलिसी जो है, प्राइवेट पॉलिसी अपडेट के बिना नहीं चलेंगे व्हाट्सएप के कई फंक्शन। तो व्हाट्सएप ने 15 मई तक का टाइम दिया था, 15 मई के बाद भी आपका व्हाट्सएप चलेगा। लेकिन आप अगर व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को आप नहीं अपनाइएगा तो व्हाट्सएप के कई सारे फंक्शन काम नहीं करेंगे। व्हाट्सएप ने इसको लेकर के जनवरी वगैरह में भी रूल जारी किया था, बाद में देश भर में इसका विरोध हुआ तो व्हाट्सएप ने इसकी सीमा को बढ़ा करके 15 जनवरी कर दिया था। अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, अधिक इंपॉर्टेंट है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति बनी थी और श्री कृष्णा समिति की सिफारिश पे डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 आया था। डाटा प्रोटेक्शन बिल 2018 आया था जो संसदीय समिति के पास अभी भी लंबित है, यानी संसदीय समिति इसको लेकर के विचार कर रही है। इसमें सबसे पहला पॉइंट था कि डाटा के प्रति को भारत में संग्रहित करने की ज़रूरत है, यानी डाटा को हमें भारत की सीमाओं के भीतर ही संग्रहित करने की ज़रूरत है। मसलन आप गूगल पे कुछ सामान परचेज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में गूगल पे का जितना भी इंफॉर्मेशन है, आपका नाम हो गया, आपका कार्ड नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पेरेंट्स एड्रेस हो गया, आपका एड्रेस हो गया, वो डाटा जो है वो डाटा चला जाता है अमेरिका।
तो हम ये कहना है कि हमें जो डाटा का जो भी ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है या भारत का जो भी डाटा है वो भारत की सीमा के भीतर ही स्टोर करना चाहिए। अगर गूगल पे अपना डाटा जो है सेंटर इंडिया बना देगा तो इंडिया में ही डाटा स्टोर होगा, लेकिन वो स्टोर कहाँ हो रहा है? अमेरिका हो रहा है। डाटा प्रोसेसर पे जुर्माने का प्रावधान, तो इस जो श्री कृष्णा समिति के सिफारिश पे जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न किया गया है, और जीडीपीआर जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो यूरोपीय यूनियन का कानून है उसी के तहत उसमें भी यह प्रावधान किया गया है जुर्माने का प्रावधान। प्रावधान यह है कि डाटा संग्रह और प्रोसेसिंग की इकाई अगर डाटा का उल्लंघन करती है कोई कंपनी तो उसका जो कुल विश्व का कारोबार है उसका 4% या 15 करोड़ रुपया जुर्माना उसको कंपनी को देना पड़ेगा, राइट। डाटा सुरक्षा का उल्लंघन अगर करती है तो त्वरित कार्रवाई करने में डाटा सुरक्षा का मान लो उल्लंघन होता है और उसमें कंपनी कार्रवाई करने में विफल होती है तो कंपनी को 5 करोड़ रुपया या टर्नओवर का 2% जुर्माना देना पड़ेगा, राइट। महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित रखें। डाटा को लेकर के एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना किए जाने का प्रोविजन है। मान लो कोई कंपनी डाटा का उल्लंघन कर रही है और सरकार कह रही है कि ये कंपनी डाटा का उल्लंघन कर रही है, कंपनी को अपील करने का मौका मिलेगा और इसके लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। बच्चों के डाटा को लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए और डिजिटल ग्रोथ बनाम व्यक्तिगत गोपनीयता, राइट। ये भी एक चर्चा का टॉपिक बना हुआ है कि क्या हमें डिजिटलाइजेशन के दौर में डाटा को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिस्कस किया गया है इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में। अगर ये कानून बनेगा तो इसमें हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। देखो इसको लेकर के काफ़ी डिस्कस होता है देश भर में। जनसंख्या नियंत्रण को दायर याचिका ने स्वास्थ्य मंत्रालय बनेगा प्रतिपक्ष। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के मैटर गया सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन सुनाया गया। लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, भारत के पास विश्व का महज 2.4% जमीन है। भारत के पास विश्व का महज 4.2% पानी है और इसके बावजूद भारत विश्व की लगभग 18% जनसंख्या का वहन कर रही है। अगर नया 2021 का सेंसस आ जाएगा तो आपको पता चलेगा 17.5% के स्तर को हम क्रॉस कर चुके हैं। यानी विश्व का 2.4% लैंड, विश्व के 4.2% पानी के साथ विश्व के 18% से अधिक जनसंख्या का हम वहन कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत है हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की। देखो जनसंख्या बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर जनसंख्या को हम मानव संसाधन के रूप में तब्दील कर दें देन बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है क्या हम इसको कर पाए हैं? क्या हमारे पास जो जनसंख्या है उसको मानव संसाधन बना पाए हैं? भारत की जनसंख्या जितनी है उसके सिर्फ 2.1% लोग ही कौशल हैं, सिर्फ 2.1% लोग ही स्किल्ड वर्कर हैं। तो निश्चित तौर पे हम जो है जनसंख्या को मानव संसाधन नहीं बना पाए हैं, इसलिए हमें जनसंख्या नियंत्रण की तत्काल जरूरत है। एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। मित्र देशों से बड़े पैमाने पे भारत पहुंची मदद। देखो थर्ड वेव आने वाला, कोरोना का भी सेकेंड वेव चल रहा है, थर्ड वेव आने वाला है। थर्ड वेव को लेकर के बहुत ही सजग है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि थर्ड वेव सबसे अधिक प्रभावित करेगा बच्चों को। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम उठाए जाने की जरूरत है, राइट। तो इसको भी एक बार डिटेल से पढ़ लें। आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है खाद्य तेल खुदरा बाजार में दाम दोगुना। जैसे कि हमने डिस्कस किया है पहले भी और लगातार हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि खाद्य तेल की कीमत बढ़ रही है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया था तिलहन एक समय में। यूपीएससी बैक टू बैक 2 वर्ष लगातार इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा था। हम खाद्य तेल का विश्व में सबसे अधिक आयात करते हैं। हमारे पास जो है जो खाद्य तेल की जो खाद्यान्न का आयात करते हैं विश्व के देशों के साथ, उस आयात में सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व का खर्च होता है इसी पे, खाद्यान्न तेल पे। आई रिपीट, जितना हम खाद्यान्न उत्पाद का आयात करते हैं, जो खाने के सामान का हम आयात करते हैं विदेश से, उसमें सबसे अधिक हमारा फॉरेक्स रिजर्व खर्च होता है खाद्यान्न तेल पे। एक बार इसको भी देख लेना।
अब देखो सीबीआईसी ने आयात और निर्यात में दी राहत। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट आपको ये समझना होगा कि ये संस्था, देखो जब भी इस तरह की संस्था का जिक्र हो एक बार जरूर जाकर के देख कर पढ़ लें। इस संस्था का पूरा नाम है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। यानी ये संस्था जो है देश में जितना इनडायरेक्ट टैक्स है यानी जीएसटी कलेक्शन हो गया, और जो कस्टम है यानी जो हमारे सामान जो विदेश से आता है, इन दोनों को रेगुलेट करने का काम करती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड जो है वित्त मंत्रालय के अधीन एक राजस्व विभाग का एक अंग है। तो वित्त मंत्रालय के तहत ये संस्था आती है। यह बॉर्डर सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी का उद्ग्रहण तथा संग्रह करती है। यानी जीएसटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। दूसरी बात क्या है कि बॉर्डर सीमा शुल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितना सामान हम आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, उसमें कर वगैरह जो लगाता है, टैरिफ वगैरह जो लगाता है, उसके लिए ये संस्था रिस्पॉन्सिबल है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु सेवा कर, आईजीएसटी और नारकोटिक्स से जुड़े तस्करी तथा प्रशासन से जुड़े मुद्दे सीबीआईसी के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सीमा शुल्क हो गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, केंद्रीय वस्तु सेवा कर हो गया, आईजीएसटी हो गया, नारकोटिक्स हो गया, ये सब मुद्दा यहाँ पे आता है। इसका पूर्व में इसका नाम था केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। देखो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट आज के समय में नहीं आ रहा है, अगर कुछ आता है तो हम डिटेल से एनालिसिस कर देते हैं। जैसे कल एक एडिटोरियल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि क्या स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, हमने डिस्कस कर दिया। अभी का एडिटोरियल में हर एक एडिटोरियल में लगभग वही रिपीटेड पॉइंट होता है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की मदद के लिए प्रतिबद्ध है बाइडेन प्रशासन, एक बार इसको पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आपको जानकारी होना चाहिए। एक बार इसको भी देख लेना आप लोग। देखो साइबर एथिक के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ तो एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। ओके, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।